हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हमारी जो महिला सुपरवाइजर की जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो क्लास चल रही थी उसमें आज हम आहार संबंधी गाइडलाइन यानी आहार संबंधी दिशा निर्देश देखेंगे, जिसे कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और जिसे कि हम IMCR के नाम से जानते हैं और NIN यानी कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान, तो इस दोनों ने मिलके एक आहार संबंधी दिशा निर्देश या कहें तो गाइडलाइन भारतीयों के लिए जारी की है और जिसका उद्देश्य ये है भारतीयों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना। चलिए देख लेते हैं कि आहार संबंधी जो गाइडलाइन है उसमें कुछ प्रमुख बातें क्या कही गई हैं। ये आपके परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। मई 2024 में इस गाइडलाइन को ICMR और NIN द्वारा जारी किया गया था। चलिए देख लेते हैं बिना टाइम को बर्बाद करें। आहार संबंधी दिशा निर्देश ICMR और NIN यानी कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय पोषण संस्थान, इन्होंने मिलकर भारतीयों के लिए एक नई आहार संबंधी गाइडलाइन दी है। इन दोनों ने मिलकर भारतीयों के लिए मतलब उनको कैसा आहार लेना चाहिए, कैसा आहार अगर वो लेंगे तो वो स्वस्थ रहेंगे, ऐसी एक गाइडलाइन दी है जिसमें ICMR ने प्रोटीन सप्लीमेंट के खिलाफ चेतावनी जारी की है। यानी कि हम जो ऊपर मतलब जो हमारे आहार में सम्मिलित प्रोटीन है वो तो ठीक है, हमारे लिए लाभकर होता है। इसके अतिरिक्त जो हम प्रोटीन के पाउडर वगैरह पीते हैं, ठीक है, आप लोग जिम जाते होंगे तो सप्लीमेंट लेते होंगे, तो वो जो है हमारे लिए क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। तो ICMR ने ऐसे प्रोटीन सप्लीमेंट के खिलाफ चेतावनी जारी की है। इसका जो दुष्प्रभाव हमारी किडनी पर पड़ता है, ठीक है, तो ये जो है प्रोटीन सप्लीमेंट जो हम लेते हैं ये हमारे लिए काफी नुकसानदायक हो सकते हैं। ICMR ने ऐसी चेतावनी जारी की है। इसी के साथ जो नॉन स्टिक कुक मतलब बर्तन होते हैं, नॉन स्टिक बर्तन यानी पैन जो है जिनमें हम खाना बनाते हैं, उनमें खाना बनाने से भी मना किया है। क्यों मना किया है? क्योंकि जो नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं उसमें टेफ्लॉन की लेयर चढ़ी रहती है, जिससे कि हमारा ऑयल तो कम लगता है लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। ये टेफ्लॉन जो है वो एक प्रकार का पॉलीमर है, ठीक है। तो ICMR ने प्रोटीन जो सप्लीमेंट है उनके खिलाफ चेतावनी जारी की है, ठीक है, क्योंकि इनका हमारी किडनी पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसके साथ जो नॉन स्टिक जो बर्तन है उनमें खाना पकाने से भी हमको मना किया है, ठीक है। चेतावनी दी है कि अगर आप इनका उपयोग करते हैं तो आपको विभिन्न गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां से भी आपका सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो शक्कर, जी हाँ, शुगर और नमक, तो शर्करा और नमक को भी कम से कम मात्रा में प्रयोग करने की सिफारिश, इस मतलब प्रयोग करने को ICMR और जो NIN की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि हमको भारतीयों को शर्करा और नमक का कम से कम अपने भोजन में सेवन करना चाहिए, क्योंकि अगर नमक का हम अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो हमको विभिन्न प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे हाई BP है, हृदय संबंधित रोग हैं। इसके अतिरिक्त शर्करा का अत्यधिक सेवन करने पर मोटापा और कई अन्य गंभीर बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो आजकल मार्केट में जो शक्कर जिसे हम शर्करा के या शुगर के नाम से जानते हैं आ रही है वो मिलावटी है। इसका एक टेस्ट करने के लिए भी इसने बताया गया है, उन्होंने कहा है कि आप ये टेस्ट घर पे कर सकते हैं कि आपके घर में जो शक्कर आ रही है, जो शुगर आ रही है, शर्करा आ रही है, उसमें मिलावट तो नहीं है। तो आप पानी लीजिए, पानी में शक्कर को डालिए और कुछ समय बाद उसको रख दीजिए। जब वो घुल जाए उसको उसकी स्मेल लीजिए। अगर उसमें अमोनिया जैसी गंध आती है यानी कि उस शर्करा में मिलावट है, और अगर अमोनिया जैसी गंध नहीं आ रही है तो वो ठीक है। और अगर आपको लेना ही है, वैसे तो आप शक्कर जो है उसको पूरा अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं, ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो 25 से 30, ठीक है, ग्राम के लगभग आप 20-25 ग्राम सफिशियंट। इससे ज्यादा आप लेते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक शर्करा हो सकती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ICMR और NIN ने मिलकर एक गाइडलाइन दी है, किसके लिए, भारतीयों के लिए आहार संबंधी एक गाइडलाइन दी है, ठीक है, जिसमें उन्होंने प्रोटीन सप्लीमेंट के खिलाफ बहुत चेतावनी जारी की है कि हमको नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ नॉन स्टिक जो बर्तन है उनमें खाना बनाने से भी मना किया गया है। और अगर बात करें तो शक्कर और नमक का कम से कम प्रयोग करने के लिए इसमें कहा गया है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो अगर बात करें 56% बीमारियां जो हैं वो किससे जुड़ी हैं, खान पान से जुड़ी हैं, ठीक है। तो इसलिए ICMR ने एक गाइडलाइन दी है ताकि हमारे भारतीय जो है अपनी स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा दे सके, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा। और जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हमारा मन किसी भी काम में नहीं लगेगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका मन पढ़ाई में भी नहीं लगेगा। चलिए, ठीक है,
तो क्योंकि हमारी 56% बीमारियां क्या है, स्वास्थ्य या खान, मतलब हमारी 56% बीमारियां खान पान, अच्छे खान पान से जुड़ी है। इसलिए आईसीएमआर ने बताया है कि हमें प्रोटीन सप्लीमेंट का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। ठीक है अगर करते भी हैं तो अच्छी क्वालिटी के करें। ठीक है, नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं उनमें खाना बनाने से बिल्कुल टोटली मना कर दिया है। शर्करा का, नमक का कम से कम प्रयोग करने को कहा गया है। ठीक है, करना है अगर हमको तो हम शर्करा का, ठीक है, वैसे शक्कर की जगह आप दूसरे पदार्थ जैसे कि गुड़ वगैरह का भी, शहद का यूज कर सकते हैं। और अगर आपको करना ही है तो 20 से 25 ग्राम सफिशियंट है, इससे ज्यादा बहुत नुकसानदेह है। ठीक है, साथ ही क्योंकि हमने देखा कि 56% जो हमारी बीमारियां हैं भारतीयों में वो गलत खान पान से ही जुड़ी हैं। ठीक है इसके बाद अगर हम देखें तो आईसीएमआर यानी कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय पोषण संस्थान की ये जो नई आहार संबंधी गाइडलाइन है, इसका उद्देश्य क्या है, स्वस्थ आहार और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। यानी कि ये जो गाइडलाइन लेकर आए हैं आईसीएमआर और एनआईएन, इसका उद्देश्य मेनली क्या है, स्वस्थ आहार, यानी आहार भी हमारा अच्छा हो, और आहार अच्छा होगा तो हमारी जीवन शैली भी अच्छी होगी। तो स्वस्थ आहार और जीवन शैली को बढ़ावा देना ही इस नई गाइडलाइन का उद्देश्य है। इसमें कहा गया है कि अनाज का सेवन, जो हम खाना मतलब अनाज खाते हैं, अनाज का सेवन जो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है उसका 45% तक ही सीमित होना चाहिए। कितने परसेंट, 45%, याद रखना है आपको। अनाज का सेवन कुल ऊर्जा का 45% तक सीमित होना चाहिए। साथ ही इसमें कहा गया है कि कम से कम 8 खाद्य समूहों से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेने की सलाह दी गई है। तो ये पूछा जा सकता है कि कितने खाद्य समूहों से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लेने की सलाह दी गई है। तो 8 खाद्य समूहों से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लेने की सलाह दी गई है। हम लोग इससे पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं पोषक तत्वों में कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। जिन्होंने नहीं देखा हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हमारे ऑलरेडी 2 वीडियो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे डाले जा चुके हैं, आप लोग देख लीजिए। ये हमारा तीसरा वीडियो है। ठीक है, चलिए। तो आहार संबंधी दिशा निर्देश किसके द्वारा दिए गए, आईसीएमआर और एनआईएन द्वारा दिए गए। ठीक है, इन्होंने प्रोटीन सप्लीमेंट का, नॉन स्टिक जो बर्तन है उनमें खाना बनाने से मना करा है, शर्करा नमक का कम से कम प्रयोग करने को कहा है, ताकि स्वस्थ आहार और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा दिया सके। इन्होंने कहा है कि जो हम आहार लेते हैं, अनाज लेते हैं, वो हमारे कुल ऊर्जा का 45% तक होना चाहिए। साथ ही इन्होंने 8 जो खाद्य समूह है उनसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेने की सलाह दी गई है। इसके बाद आईसीएमआर ने स्वस्थ भोजन क्या होता है इसके बारे में भी बताया है। साथ ही 17 मतलब अपनी गाइडलाइन में 17 कुछ प्रमुख बातों को भी शामिल किया गया है। तो उनको हम देख लेते हैं। निर्देश दिए हैं आहार संबंधी कि वो निर्देश क्या है, तथा आईसीएमआर और एनआईएन की जो नई गाइडलाइन है उसके अनुसार स्वस्थ भोजन क्या है। उन्होंने स्वस्थ भोजन की एक अलग परिभाषा दी है, तो ये पूछी जा सकती है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि स्वस्थ भोजन आखिर होता क्या है इस रिपोर्ट के अनुसार। इसके साथ हम अगर बात करें तो हमारी जो ये नई गाइडलाइन है इसमें स्वस्थ भोजन के बारे में बताया है कि स्वस्थ भोजन आखिर कैसा होना चाहिए जिसे कि हम ग्रहण करते हैं एक दिन में। ठीक है, तो स्वस्थ भोजन जो है वो हमारा सभी प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिसमें अगर हम बात करें तो भरपूर मात्रा में सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या फलियां, बीन्स, मेवे, ड्राई फ्रूट, ठीक है, या फिर कुछ बीजे। ठीक है, इसके अतिरिक्त फल, सादा दही शामिल होना चाहिए। हम लोग दही में टेस्ट बढ़ाने के लिए उसमें नमक डाल के खा लेते हैं, जो कि दही के गुणों को पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है। तो दही कैसा होना चाहिए, सादा, ना तो शक्कर ना नमक। शक्कर तो नुकसान ही करती है, नमक भी नुकसान करता है दही में ये मिला देने से। ठीक है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक ही होता है। तो स्वस्थ भोजन की ये जो नई आईसीएमआर और एनआईएन की जो गाइडलाइन है आहार संबंधी, उसमें कहा गया है कि स्वस्थ भोजन कैसा होता है। स्वस्थ भोजन के बारे में बताया है कि एक स्वस्थ भोजन में भरपूर मात्रा में क्या होनी चाहिए, सब्जियां होनी चाहिए, साबुत अनाज होने चाहिए, इसके अतिरिक्त दालें होनी चाहिए, मतलब डेली का जो हमारा खाना एक थाली है, ठीक है, उसमें सब्जियां होनी चाहिए, ठीक है, साबुत अनाज होना चाहिए, दालें होनी चाहिए। ठीक है, आप दाल ले सकते हैं या फलियां, बीन्स वगैरह, ये ठीक है लेग्यूम फैमिली से ही संबंधित है। इसके अतिरिक्त हम जो ड्राई फ्रूट, मेवे वगैरह लेते हैं ये होना चाहिए। ठीक है, बीज वगैरह जैसे पंपकिन सीड, बीज वगैरह, पंपकिन जो
उसके सीड वगैरह लेते हैं ना, तो ये सब हो सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ फल, एक फल भी हमारे आहार में सम्मिलित होना चाहिए, और साथ ही साथ सादा दही भी हमारी थाली में सम्मिलित होना चाहिए। तो स्वस्थ भोजन वो होता है जिसमें सब्जियां हो, साबुत अनाज हो, फलियां हो, फल हो, ठीक है, और बात करें मेवे हो और सादा दही, ये हमारे स्वस्थ आहार में भोजन में सम्मिलित होना चाहिए। अगर बात करें इस गाइडलाइन के अनुसार प्रतिदिन 2000 किलो कैलोरी का अगर हम सेवन कर रहे हैं भोजन का, ठीक है, तो उसमें क्या क्या किस किस मात्रा में, ठीक है, हमारे इतनी कैलोरी हमको प्राप्त होनी चाहिए। तो देख लेते हैं प्रतिदिन 2000 किलो कैलोरी के सेवन के लिए लोगों को क्या क्या खाना चाहिए स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए, स्वस्थ जीवन शैली के लिए। उनके अगर बात करें भोजन में, अनाज की मात्रा एक दिन में कितना होना चाहिए, 200 ग्राम, यानी कि 200 ग्राम उनको अनाज अपने आहार में ग्रहण करा लेना चाहिए, ठीक है। सब्जी जो है उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, एक दिन में 400 ग्राम सब्जी का उनको सेवन करना चाहिए इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। फल जो है वो कितना सेवन करना चाहिए, लगभग अगर बात करें तो 100 ग्राम फल उनको लेना चाहिए, यानी कि अनाज 200 ग्राम, सब्जी 400 ग्राम, फल 100 ग्राम। वही बात करें दाल या फिर अंडा या मांस अगर आप ले रहे हैं तो चूंकि इनसे प्रोटीन मिलता है, तो ये 85 ग्राम हमको दाल अंडा मांस, ठीक है, हमारे भोजन में होना चाहिए। इसके अतिरिक्त बीज या मेवों की बात करें तो 35 ग्राम इनकी मात्रा होनी चाहिए आहार में। और अगर हमको बात करें कि कितना तेल या बसा या घी एक दिन में लेना चाहिए, तो 27 ग्राम, ठीक है, 27 ग्राम से ऊपर नुकसान करता है, 27 ग्राम तक आप ले सकते हैं। 27 ग्राम बसा तेल की मात्रा होनी चाहिए। और इन सब के साथ हमारे आहार में दूध भी सम्मिलित होना चाहिए, और दूध की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 300 ml, कितनी होनी चाहिए, 300 ml। तो प्रतिदिन जो हमको 2000 किलो कैलोरी प्राप्त हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए अनाज हमको 200 ग्राम लेना चाहिए, सब्जियां 400 ग्राम, फल 100 ग्राम, ठीक है, दालें अंडा मांस 85 ग्राम, मेवे 35 ग्राम, और बसा की मात्रा 27 ग्राम, और दूध हमारे आहार में 300 ml होना चाहिए। तो हमने देख लिया कि स्वस्थ भोजन वो होता है जिसमें अनाज भी हो, सब्जियां भी हो, दाल भी हो, ठीक है, फल भी हो, बीज भी हो, यानी ड्राई फ्रूट भी हो, तेल भी हो और दूध भी हो, और इनकी कितनी कितनी मात्रा हमारे लिए आवश्यक है ताकि हम स्वस्थ रह सकें। इसके बाद हम देख लेते हैं आईसीएमआर ने जो अपनी आहार संबंधी गाइडलाइन जारी की है, उसमें 17 बिंदुओं के में अपनी कुछ बातें कही गई हैं। तो 17 बिंदुओं में अपने आहार संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, गाइडलाइन दी है। तो उन 17 बिंदुओं को हम एक एक करके देख लेते हैं। यह हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है कि इस गाइडलाइन में, ठीक है, प्रत्येक बिंदु जो 17 बिंदु दिए गए हैं इस गाइडलाइन में, वो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अब हम एक एक करके इन बिंदुओं को देख लेते हैं कि आईसीएमआर ने अपने इन बिंदुओं में क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि आईसीएमआर ने 17 मतलब जो अपनी गाइडलाइन दी है, तो इस गाइडलाइन में कुछ 17 बिंदुओं पर कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए। ये मतलब 17 बातें क्या कही गई हैं, काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं परीक्षा की दृष्टि से। चलिए देख लेते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट है उसमें कहा गया है कि प्रथम बात कही गई है इस गाइडलाइन में कि संतुलित आहार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के क्या खाएं, खाद्य पदार्थ खाएं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी को चावल पसंद है तो वो चावल ही चावल खा रहा है और कुछ नहीं खा रहा है, या फिर, ठीक है, तो हमको क्या खाना है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाएं ताकि आपको पर्याप्त पोषक तत्व आपको मिल सके, आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रह सके। क्योंकि हमने बताया था स्वस्थ भोजन क्या होता है, यानी संतुलित आहार की बात करें तो संतुलित आहार वो है जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो ताकि हम स्वस्थ रह सके, ठीक है। तो इसलिए हमको सारे खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। तो संतुलित आहार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाएं, ऐसा इस गाइडलाइन में पहला पॉइंट में कहा गया है कि हमको संतुलित आहार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। क्योंकि पौष्टिक रूप से अगर हम बात करें, ठीक है, पर्याप्त आहार या संतुलित जो आहार है, ठीक है, विभिन्न खाद्य समूहों में वर्गीकृत होता है, ठीक है। हमको संतुलित आहार तभी प्राप्त हो सकता है जब हम सभी खाद्य पदार्थों का सेवन करें, तभी हमको प्रोटीन, विटामिन, ठीक है, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट इत्यादि सभी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो हमको विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, ठीक है, संतुलित आहार हेतु। इसके बाद सेकंड पॉइंट में कहा गया है गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान अतिरिक्त भोजन और स्वास्थ्य देखभाल का प्रावधान सुनिश्चित करें, ठीक है। क्योंकि यह वो अवस्था होती है गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान, ठीक है, महिला को अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है सामान्य महिला की तुलना में। तो इस अवस्था में उसकी स्वास्थ्य देखभाल का हमें ध्यान रखना चाहिए
साथ ही उसे पोषक तत्व युक्त अतिरिक्त भोजन भी देना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान अतिरिक्त भोजन, ठीक है, उसको अतिरिक्त कैलोरी की, अतिरिक्त प्रोटीन की हर आवश्यकता होती है। हम देखेंगे चार्ट के थ्रू। तो अभी देख लेते हैं कि सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि गर्भावस्था स्तनपान के दौरान अतिरिक्त भोजन और स्वास्थ्य देखभाल का प्रावधान सुनिश्चित करें। ठीक है, क्योंकि माँ स्वस्थ होगी तब भी वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। ठीक है, और माँ स्वस्थ होगी तो उसका जो बच्चा स्तनपान कर रहा है, उसका बच्चा जो उस पर डिपेंड है, वो भी स्वस्थ होगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि हमको गर्भवती स्तनपान के दौरान अतिरिक्त भोजन और स्वास्थ्य देखभाल का प्रावधान सुनिश्चित करें। थर्ड पॉइंट में कहा गया है कि पहले 6 माह तक, कब तक? प्रथम 6 माह तक, ठीक है, केवल स्तनपान को सुनिश्चित करें और इसे 2 वर्ष या अधिक वर्ष तक जारी रखें। ठीक है, क्योंकि 6 माह तक हम जानते हैं, पहले तो एक संस्कार हमारे हिंदू धर्म में अभी भी होता है। ठीक है, अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार जो है वो 6 माह के बाद ही होता है। ठीक है, 6वें महीने में, जिसमें बच्चे को प्रथम बार अन्न दिया जाता है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य यही था कि स्तनपान को बढ़ावा देना। ठीक है, हमारी जो रीति रिवाज है ये भी ऐसे ही नहीं बनाए गए। ठीक है, कुछ सोच समझ कर ही बनाए गए हैं। तो जो तीसरा पॉइंट है उसमें कहा गया है कि प्रथम 6 माह तक केवल स्तनपान को सुनिश्चित करना। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसमें कहा गया है कि 2 वर्ष और उससे अधिक वर्ष तक भी इसको जारी रखना चाहिए, यानी कि माँ को अपने बच्चों को, ठीक है, 2 वर्ष तक या उससे अधिक तक भी वो उनको अपना, ठीक है, स्तनपान करा सकती हैं। लेकिन प्रथम 6 माह तक तो केवल बच्चे को माँ पर ही डिपेंड होना है। ठीक है, और उसको कुछ भी आहार नहीं लेना है 6 माह तक। ठीक है, स्वस्थ रहने के लिए, जिससे माँ और बच्चे दोनों हेल्दी रहते हैं। चलिए, फोर्थ पॉइंट में कहा गया है कि 6 माह की उम्र के बाद शिशुओं को घर का बना कितने माह? 6 माह तक तो उसको सिर्फ क्या करना है? स्तनपान करना है। ठीक है, और 6 माह के बाद शिशु को घर का बना हुआ अर्धठोस आहार दिया जाना चाहिए। ठीक है, घर का बना हुआ क्यों? क्योंकि घर का बना जो होता है वो साफ सुथरा होता है, ठीक है, ताजा होता है। तो घर का बना हुआ कैसा? अर्धठोस आहार दिया जाए, जैसे कि आप उसको उबली दाल दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसा घर का बना हुआ उसको आहार देना चाहिए। ठीक है, जहां तक हो बाहर का ना दें, घर का ही उसको देना चाहिए। तो ऐसा इस जो चौथा पॉइंट है उसमें कहा गया है कि 6 माह की उम्र के बाद शिशुओं को घर का बना हुआ आहार भी दिया जाना चाहिए माँ के दूध के साथ साथ। ठीक है, जबकि 6 माह तक उसको सिर्फ माँ का दूध दिया जाना चाहिए। चलिए, फिफ्थ पॉइंट कहता है कि स्वस्थ और बीमारी की स्थिति में बच्चों और किशोरों के लिए पर्याप्त उचित आहार सुनिश्चित करें। तो बच्चों और किशोरों की बात किसमें कही गई है? इसके 5वें पॉइंट में कही गई है। ठीक है, जबकि शुरू के पहला पॉइंट जो है संतुलित आहार से रिलेटेड है, दूसरा पॉइंट गर्भावस्था और स्तनपान से रिलेटेड है, महिलाओं के लिए है, तीसरा पॉइंट जो है और चौथा पॉइंट जो है वो शिशुओं से संबंधित है। ठीक है, 6 माह तक का शिशु और उससे मतलब उनको स्तनपान कराने से संबंधित है। और चौथा पॉइंट जो है वो मतलब शिशुओं को स्तनपान के बाद मतलब 6 माह के बाद स्तनपान तो जारी रखे, साथ ही साथ उनको अर्धठोस आहार भी दिया जाना चाहिए, इससे संबंधित बात कही गई है। फिफ्थ पॉइंट में बच्चों और किशोरों के लिए कुछ बातें कही गई है। इसमें कहा गया है कि स्वस्थ स्थिति में और जब वो बीमार हो उस स्थिति में उनके लिए पर्याप्त कैसा उचित आहार सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि वो अपनी बीमारियों से क्या उनको प्रतिरोधात्मक जो क्षमता है वो विकसित हो सके। ठीक है, बीमारियों का सामना कर सके, इसमें कहा गया है। 6 पॉइंट में कहा गया है इस गाइडलाइन में कि भरपूर मात्रा में सब्जियां और फल खाएं। हम लोगों ने अपना देखा था कि हमको लगभग 400 ग्राम, ठीक है, एक दिन में सब्जियां खाना चाहिए, 100 ग्राम फल खाना चाहिए, अभी देखा था। ठीक है, तो भरपूर मात्रा में क्या हमको सब्जियां और फल खाना चाहिए, अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए सब्जियों को। ठीक है, इसके अतिरिक्त तेल और वसा का सीमित प्रयोग करने की बात कही गई। हमने देखा था तेल लगभग 27, ठीक है, ग्राम हम तेल या वसा का प्रयोग कर सकते हैं, इस गाइडलाइन में कहा गया है। 7वें नंबर का पॉइंट है। ठीक है, आप याद रख सकते हैं 27 में 7 और जो 7वें नंबर का पॉइंट है ये तेल बेल से संबंधित, जैसा भी याद रखना हो कर लेना। ठीक है, 8वां नंबर जो है इसमें कहा गया है कि पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और आवश्यक अमीनो अम्ल हमको लेना चाहिए अपने आहार में। ठीक है, क्या लेना चाहिए? प्रोटीन लेना चाहिए, साथ ही अमीनो अम्ल भी हमें प्राप्त करना चाहिए। ऐसे पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिससे कि हमको प्रोटीन और अमीनो अम्ल की पूर्ति हो रही हो। ठीक है, क्योंकि जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी रिपेयरिंग का काम करती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो जो प्रोटीन जो है,
ठीक है, वो मरम्मत का काम तो करती है, साथ ही हमको ऊर्जा प्रदान भी करती है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो हमारे बॉडी में इसके प्रोटीन के कार्य हैं, जैसे एंटीजन है, एंटीबॉडी है, वो भी सब प्रोटीन के ही बने होते हैं। ठीक है, रक्त का स्कंदन, रक्त का थक्का जमाने में भी, जब हमको चोट लग जाती है उसमें भी प्रोटीन की एक भूमिका होती है। तो ये है। एंड 9वें पॉइंट पे कहा गया है कि पेट के मोटापे, अधिक वजन और समग्र मोटापे को रोकने के लिए स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं। यानी कि आप योगा करें, व्यायाम करें, खाने के बाद सोए नहीं, ठीक है, ज्यादा खाना नहीं खाएं। तो इसमें इस पॉइंट में कहा गया है हमको स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना चाहिए। पेट के मोटापे को रोकने के लिए हमको चीनी का सेवन नहीं करना चाहिए, और अगर करना ही है तो 20 से 25 ग्राम आप चीनी का सेवन कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। चीनी की जगह आप दूसरे पदार्थों का सेवन कर सकते हैं, जैसे शहद है, गुड़ है, ठीक है, इत्यादि। आप ब्राउन शुगर चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है, इत्यादि। ब्राउन शुगर नहीं, शायद वो भी नुकसान करती है, जो भी कुछ है। ठीक है, आप बस चीनी को तो अवॉइड ही कर सकते हैं। ठीक है, जाने दो, वो क्या मैं बोल गई। ठीक है, आप चीनी को तो अवॉइड कर दीजिए, और अगर आप नहीं छोड़ रही ना शुरू में आपको चीनी, तो आप 20, मैं चीनी नहीं खाती, मैं भी तो चीनी नहीं खाती, कभी कभी ले लेती हूँ शौक में। ठीक है, आप चाय को बिल्कुल छोड़ दीजिए, चाय नुकसान करती है। ठीक है, ICMR ने इसमें रिपोर्ट में ये भी बोला है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको चाय, कॉफी और जो अल्कोहलिक पदार्थ है उनका सेवन नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं पीना चाहिए। लेकिन जब शुरू में नहीं छूट रहा है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मात्रा कम करिए। मैं नहीं पीती, मैं भी तो जिंदा हूँ, मैं शक्कर नहीं खाती। ठीक है, ऑयल भी मैं बहुत कम खाती हूँ। ठीक, तो आप लोग बिना ऑयल की सब्जी बनाइए, बहुत अच्छी लगती है। किसी दिन आपको है ना हम बताऊंगी कैसे बनाई जाती है। लेकिन अभी हम देख लेते हैं हमारा 10वें नंबर का पॉइंट क्या है। हमारी जो निर्देशिका है उसमें 9 बातें हमने देख ली। अब हम देखेंगे 10वें नंबर पे इसमें क्या कहा गया था। 10वें पॉइंट में कहा गया है इस गाइडलाइन में कि हमको शारीरिक रूप से एक्टिव रहना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ हमको नियमित रूप से व्यायाम भी करना चाहिए। चाहे आप किसी भी तरीके का व्यायाम कर रहे हैं, लेकिन आपको नियमित रूप से जॉगिंग कर रहे हैं या व्यायाम कर रहे हैं, ठीक है, योगा कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। साथ ही साथ शारीरिक रूप से क्या सक्रिय रहना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना कि अगर आप कोई भी चीज़ है उसको एक जगह रख दो तो उसमें जंग लग जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग मनुष्य में भी ये मतलब नियम लागू होता है। बोलते हैं ना रिटायरमेंट के बाद अगर हम कुछ काम नहीं करते हैं तो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, तो आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो। ठीक है, आप में जंग लग जाएगी, मतलब कहावत के अनुसार। तो इसलिए हमको सक्रिय रहना चाहिए। ठीक है, जो जितना सक्रिय रहता है ना वो उतना मतलब यंग दिखता है। आपको यंग रहना है ना तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है, तो शारीरिक रूप से क्या रहे, एक्टिव रहे, कोई ना कोई गतिविधि में अपना मतलब दिमाग को फालतू बैठने ना देना, दिमाग को ना अपने शरीर को। ठीक है, तो एक्टिव रहे, साथ ही नियमित रूप से व्यायाम करें। ठीक है, इसमें ये 10वें पॉइंट में कहा गया है। 11वें पॉइंट में इस गाइडलाइन में कहा गया है कि नमक का सेवन कम से कम मतलब सीमित, बहुत नमक का सेवन करें। ठीक है, क्योंकि नमक जो है वो एक जहर की तरीके से, नमक और शक्कर जो है ना ये हमारे शरीर के लिए जहर के तरीके से है। तो नमक का सेवन क्या करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। ठीक है, 12वें पॉइंट में कहा गया है कि सुनिश्चित और स्वस्थ भोजन का सेवन करें। हमको कैसा भोजन खाना चाहिए, जो स्वस्थ हो। ठीक है, क्योंकि स्वस्थ भोजन जब हम ग्रहण करेंगे तो हमारा मन, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। ठीक है, हमको किसी प्रकार की बीमारियां नहीं होगी, प्रतिरोधात्मक जो क्षमता है वो डेवलप होगी हमारे में। ठीक है, तो विभिन्न पोषक तत्वों युक्त और स्वस्थ स्वच्छ भोजन का हमको सेवन करना चाहिए। ठीक है, खाना पकाते वो बोलते हैं ना, जैसा होगा अन्न वैसा होगा, ठीक है, मन। तो जैसा अन्न होगा वैसा आपका मन होगा, वैसा आपका शरीर होगा, आपका मस्तिष्क होगा। ठीक है, तो इसलिए सुरक्षित और स्वस्थ भोजन का सेवन करना चाहिए हमको, ताजा भोजन खाएं। ठीक है, 13वें पॉइंट में कहा गया है कि खाना पकाने के उचित तरीकों का प्रयोग करें। यानी कि मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि इस गाइडलाइन में कहा गया है कि जो नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं उसमें खाना नहीं बनाने, जिनको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, उनका प्रयोग ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे विभिन्न प्रकार के बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, हमारे स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं उनके। हालांकि तेल कम लगता है इसलिए लोग बनाते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, इसलिए उनको त्याग दो आज से। ठीक है, त्याग दो, कम तेल की सब्जी खा लो, लोहे की कढ़ाई का प्रयोग करो। ठीक है, लोहे की कढ़ाई का प्रयोग करोगे आपको आयरन मिलेगा फ्री में। ठीक है, कुछ और काली वाली कुछ नहीं होती, मैं भी खाती हूँ, काली कुछ नहीं होती। उसको रखे रहोगे आलसीपन में तो काली होगी। जैसी सब्जी बने, ठीक है, उसको हटा दो, किसी और बर्तन में उसको शिफ्ट कर दो। ठीक है, बिल्कुल काली नहीं होगी। ठीक है, करके देखना, अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। चलो, खाना पकाने के उचित तरीकों का प्रयोग करें। ठीक है, खूब पानी पिए, पानी हमको खूब पीना चाहिए, खूब पानी पिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त 15 पॉइंट में कहा गया है कि अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, उच्च वसा, चीनी, नमक का सेवन कम से कम करें। देखो कितनी बार आ गया, चीनी का सेवन कम करना है, वसा का सेवन कम करना है, नमक का सेवन कम करना है। जहर है तीनों, जहर। ठीक है, अधिक मात्रा के लिए चीनी तो बिल्कुल भी मत खाओ, चलेगा, क्योंकि आप जो खाते हो ना कार्बोहाइड्रेट, उससे भी हमको मिल ही जाता है, सब फलों में भी होता है।
ठीक है। तो चीनी का प्रयोग कम से कम करें, आजकल तो मिलावटी चीनी आ रही है, आपको मैंने बताया भी आप कैसे चेक कर सकते हो, करना अपनी अपनी घर की चीनी को चेक, ठीक है। तो उच्च वसा चीनी नमक का सेवन कम से कम करें, ठीक है। चीनी तो त्याग ही दें, सफेद जहर बोलते हैं इसको, चीनी को सफेद जहर, ठीक है। तो चीनी को त्याग ही दें, और अगर नहीं मन मान रहा है थोड़ा थोड़ा कम करने की कोशिश करें, फिर धीरे धीरे त्याग जाएगी अपने आप त्याग दोगे, ठीक है। और जो अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ है, यानी कि जैसे कि हमने ऐसे पदार्थों का प्रयोग करा कि वो बार बार उसी तेल में, ठीक है, बन रहे हैं, तेल गर्म हो रहा है, तो ऐसा तेल भी हमारे लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है। याद रखना, बार बार जिस तेल को हम यूज करते हैं ना, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। बार बार उसको गर्म कर रहे हैं, तल रहे हैं, उसमें चीजें इकट्ठा हमने तेल रख दिया, तो वो भी, उसका भी सेवन कम से कम करें। स्वस्थ और तंदुरुस्ती के लिए बुजुर्गों के आहार में पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल करने के लिए भी कहा गया है कि हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं उनके आहार में हम ऐसा उनको आहार दें जो पोषक तत्वों से भरपूर हो, क्योंकि इनको अतिरिक्त मात्रा में बात करें तो विटामिन, ठीक है, इस अवस्था में विटामिन, खनिज, ठीक है, सभी की आवश्यकता होती है। काफी शरीर जो है इस वृद्धावस्था में कमजोर हो चुका होता है, प्रतिरोधात्मक जो क्षमता है उसको विकसित करने के लिए विटामिन का सेवन करना चाहिए, मिनरल्स वगैरह इनके आहार में सम्मिलित होना चाहिए, ठीक है। तो बुजुर्गों के आहार में पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए, उनको नियमित रूप से व्यायाम भी करना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, तो वो कभी बुजुर्ग होंगे ही नहीं ना, ठीक है, ठीक है। चलो, एंड लास्ट इसमें कहा गया है कि खाद्य पदार्थ जो हम सेवन कर रहे हैं तो उन पर खाद्य लेवल की जानकारी को आप लोग जरूर पढ़ें, ठीक है। जो लेवल होता है ना, अपन कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से लेते हैं, ठीक है, तो हमको पता नहीं, उसमें लेबलिंग जो होती है उससे हमको उसको पढ़ेंगे, तब मार्केट से लेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट है, ये कब पैक हुआ था, ठीक है, इसका एक्सपायरी डेट कितने, मतलब किसके लगभग है। क्योंकि आप देखो कि जो पैक्ड फूड रहते हैं ना, तो जो शुरू में आए हैं मार्केट से, आपने ले लिए, ठीक है, जब एक्सपायरी डेट के करीब आते हैं ना, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसी जानकारी को अवश्य पढ़ें कि इसमें क्या क्या घटक सम्मिलित हैं, ताकि हम अदर जो दूसरे जो खाद्य पदार्थ पैकेट हैं उनसे हम उनकी तुलना कर सकें कि इनमें हमको प्रोटीन कितना मात्रा मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट कितना मिल रहा है, कैलोरी क्या मिल रही है, फैट अगर मिल रहा है तो सैचुरेटेड फैट है कि अनसैचुरेटेड फैट है, जो कि हमारे एलडीएल को बढ़ा रहा है कि एचडीएल को बढ़ा रहा है, ठीक है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे क्या एलडीएल क्या एचडीएल, तो ये कोलेस्ट्रॉल के टाइप होते हैं। मैंने अपने जो शुरू के पहले जो फर्स्ट नंबर का वीडियो है हमारा सुपरवाइजर का, उसमें डाला हुआ है फैट, तो फैट में मैंने समझाया, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 17 आहार संबंधी दिशा निर्देश। इसके बाद हम पढ़ेंगे, हमारा कल एक लेक्चर आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे कि विभिन्न आयु वर्ग के जो लोग होते हैं उनको कितनी मात्रा में कैलोरी की आवश्यकता होती है, कितनी मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उसको चार्ट वाइज पढ़ेंगे। तो वीडियो देखते रहिए, और ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो वीडियो को लाइक तो कर ही दो और शेयर और सब्सक्राइब भी कर दो जिन्होंने नहीं किया। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।